साथियों नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। डीआर के ऊपर ये जो वीडियो की श्रृंखला मैंने बनाई है, इसमें हम आज बात करेंगे कि जांच निष्कर्ष फाइंडिंग कैसे बनाई जाती है, हाउ टू प्रिपेयर फाइंडिंग्स। सभी गवाहों के बयान हो गए, सरकारी गवाह और बचाव गवाह दोनों के बयान हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है, रिटन ब्रीफ मिल गई है, ओरल एविडेंस हो गया है। इसके बाद जांच निष्कर्ष फाइंडिंग तैयार करनी पड़ती है जांच अधिकारी को, और पूरे केस की जांच जो है फाइंडिंग में ही होती है। जो सक्षम अधिकारी है डिसिप्लिन अथॉरिटी, वो फाइंडिंग को देख के ही डिसाइड करता है कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए या माइनर में बदल दिया जाए या उस पर दंड दिया जाए और क्या दंड दिया जाए। तो फाइंडिंग एक तरह से पूरे केस का दर्पण है, मिरर है, और इसको देख के ही आगे का दंड निर्धारित किया जाता है। तो फाइंडिंग बहुत सोच समझ के, मानसिक रूप से शांति से रह के बनाना चाहिए। तो फाइंडिंग कैसे बनानी चाहिए, इस बात पे हम ध्यान रखें। आज बात करेंगे कि फाइंडिंग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जांच अधिकारी को, क्योंकि जब वो फाइंडिंग बना रहा है तो उसको ये सब ध्यान में रखना है कि किन लोगों से हमने जांच में बयान लिए हैं, क्या क्या कागज दिखाए हैं। और मैंने एक चीज और बोली थी आपको पिछले वीडियो में कि ऐसे कोई पॉइंट जो कर्मचारी के विरुद्ध जाते हो, मतलब आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध जाते हो, जो आरोप को सिद्ध करते हो, ऐसे पॉइंटों को जो सवाल किया था और उसका जवाब दिया गया था उसको लिख के रखने का। तो फाइंडिंग बनाते समय ये अब वो काम आएंगे। तो फाइंडिंग बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे बनाते हैं, इस बात पे हम सीधे आते हैं। तो एक्चुअली फाइंडिंग पूरे केस का सार है, सारांश है। तो हमको पूरे केस का सारांश लिखना है और बाद में जांच निष्कर्ष अपने दे देना है कि ये आरोप में प्रूफ हुआ या नॉट प्रूफ हुआ। तो सार कैसे करेंगे, हम शुरू से करें कि जांच क्यों रखी गई, क्योंकि SF-5 जारी की गई थी। तो जांच निष्कर्ष बनाएंगे, उसमें हम शुरू करेंगे कि इस कर्मचारी को आरोप पत्र 5 जारी किया गया था। आरोप पत्र 5 का जो नंबर है वो लिख देंगे, इसीलिए तो जांच हुई। अब आपने जांच क्यों की, क्योंकि SF-5 के बाद जो SF-7 जारी किया था उसमें जांच अधिकारी बनाया गया था। तो आपको जब जांच अधिकारी बनाया है तो आप लिखोगे कि इस कर्मचारी को SF-5 जारी की गई थी, जिसमें SF-7 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी बनाया गया। तो SF-7 दिया, जब तो हम जांच अधिकारी बने हैं। जांच अधिकारी बनने के बाद क्या किया आपने, डीआर की फाइल कलेक्ट किया। डीआर की फाइल कलेक्ट करके SF-5 को पूरा पढ़ा, तो उसमें क्या आरोप है, क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एनेक्स 3 में कौन गवाह है, लिस्ट ऑफ विटनेस में किसके नाम हैं, वो भी आपने देखे। तो उसमें लिखा जाएगा कि कर्मचारी के खिलाफ ये आरोप था, जो आरोप है उसमें लिखा वो आपको लिखना है। एवं इन कागज के तहत जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 3 में होते हैं, ये आरोप पत्र जारी किया गया था, और ये लोग एनेक्स 4 के तहत गवाह में इनके नाम थे, वो लिख देंगे। जब SF-5 जारी हो गई, ये सब पढ़ लिया, तो आप ये भी देखेंगे कर्मचारी को सस्पेंड किया था कि नहीं किया था। अगर सस्पेंड किया तो उसका लिख करेंगे कि कर्मचारी को इस अवधि से इस अवधि तक सस्पेंड किया गया।
फिर कर्मचारी को जब SF5 मिल गई तो उसने कोई जवाब दिया था या नहीं दिया था अपने बचाव में, तो वो लिखेंगे कि आरोपित कर्मचारी ने दिनांक इतने को अपने बचाव में ये निवेदन किया था, उसको लिखेंगे। कर्मचारी का बचाव देने के बाद अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, जब तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई आरोप मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया तो उस केस में वो डिफेंस काउंसलर का नाम देगा। तो ये देखेंगे कि कर्मचारी ने डिफेंस काउंसलर दिया है, तो अगर दिया है तो लिखेंगे कर्मचारी ने इस कर्मचारी को अपने बचाव में बचाव सलाहकार नियुक्त किया था एवं निम्न कागजों की अतिरिक्त मांग की गई या निम्न कर्मचारियों को बचाव गवाह में बुलाने के लिए निवेदन किया था। अब उसने एक्स्ट्रा कागज मांगे हैं सपोर्ट में या कोई डिफेंस विटनेस मांगे हैं, और अगर जांच अधिकारी ने उसको दिया है तो उसमें लिखेंगे ये मांग की गई जिनको उपलब्ध करवाया गया, ये बचाव गवाह में बुलाए गए थे, इनसे मांग किया और बचाव गवाह में बुला लिए गए थे, ये लिखेंगे। लेकिन यदि उसने कोई अतिरिक्त कागज मांगे या बचाव गवाह बुलाया और उनको अलाउ नहीं किया गया, तो फिर उसका भी उल्लेख किया जाएगा कि ये कागजात मांगे थे लेकिन इस कारण से इसको कागजात उपलब्ध नहीं करवाए, कारण तो बताना पड़ेगा, वो भी इस फाइंडिंग में। आपने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किस दिन रखी और उस इंक्वायरी में आरोपित कर्मचारी और डिफेंस काउंसलर यदि बुलाया है तो उसका उल्लेख करें। रेगुलर इंक्वायरी कब कब रखी और उस इंक्वायरी में किस किस को बुलाया, आरोपित कर्मचारी, सरकारी गवाह, डिफेंस विटनेस, डिफेंस काउंसलर, उनका भी उल्लेख करें कि इस तारीख को इस केस में जांच रखी गई जिसमें ये लोग उपस्थित हुए या इनको बुलाया गया, तो इस चीज का उल्लेख करें। जब सरकारी गवाह के बयान हुए उनके बारे में लिखेंगे कि सरकारी गवाह नंबर 1 का ये बयान हुआ, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसमें अगर उसने कोई क्वेश्चन पे ये बोला है कि मैं इस आरोप से सहमत हूं, तो मैंने पहले ही बोला उसको नोट करके रखना है, तो यहाँ लिखना है कि सरकारी गवाह नंबर 1 के बयान हुए जिसमें प्रश्न नंबर इतने पे उसने बताया था कि आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही है, या मना किया है तो वो लिखना है कि उसने बताया प्रश्न नंबर इसने में के जवाब में कि ये आरोप सही नहीं है। और सवाल जवाबों का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खास आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं इसके लिए जो उसने जवाब दिया होगा उसका उल्लेख जरूरी है, तो ये उसमें लिखेंगे। ऐसे ही बचाव गवाह है तो उसके लिए लिखेंगे कि बचाव गवाह से बयान लिए गए और क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, उसमें क्वेश्चन नंबर इतने पर बचाव गवाह ने बोला है कि आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। जैसा भी है ये पॉइंट लिख के रखना है क्योंकि इन्हीं पे ये फाइंडिंग तैयार होती है। इसके बारे में लिखेंगे अगर इंक्वायरी के दौरान डिफेंस काउंसलर ने या एम्प्लॉय ने कोई जांच के संबंध में ऑब्जेक्शन किया हो कि नहीं नहीं ये जांच ठीक नहीं है, हमारा ये ऑब्जेक्शन है, और फिर ऑब्जेक्शन का सही जवाब दे दिया गया हो और वो मान गए हो, अगर नहीं माने ऑब्जेक्शन है तो रिपोर्ट ऊपर चली जाएगी, लेकिन मान गए हैं और इंक्वायरी आगे चली तो वो भी लिख देना चाहिए कि जांच के दौरान ये आपत्ति दर्ज करवाई गई जिसका ये समाधान किया गया, जिससे कि भविष्य में ये नहीं हो कि हमने तो ऑब्जेक्शन किया था और जिसका फाइंडिंग में उल्लेख नहीं था। तो जांच के दौरान अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शन हुए हैं तो उसको भी फाइंडिंग में दर्शा देना चाहिए। दोनों पक्षों की गवाही के बारे में ही लिख ही देंगे, सरकारी गवाह और डिफेंस
विटनेस है उन दोनों के बारे में बता देंगे। फिर हम ये सब हो जाते हैं तो क्या किया था, कर्मचारी से रिटन ब्रीफ मांगा था या ओरल एविडेंस मांगी थी, लेकिन यहाँ उसके बारे में हम जरूर उल्लेख करेंगे कि कर्मचारी से रिटन ब्रीफ मांगा गया और कर्मचारी ने इस तारीख को रिटन ब्रीफ जमा करवाया जिसका सारांश ये है। उसने जो भी लिखा हो और उस सारांश के बदले में आपको जो भी लिखना है कि भाई उसने जो बात मानी वो हमने क्यों नहीं मानी, वो भी लिखना पड़ेगा। अगर उसने लिखा है और मान गए कि साहब ये बात सही है और हमको दोष मुक्त किया जाए और आप उससे सहमत है तो भी लिखना पड़ेगा, और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है वो भी लिखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। और ये सब लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि आरोप एक है या एक से ज्यादा है। एक आरोप है जब तो कोई समस्या नहीं है, जब तो हम आरोप सिद्ध होता है या न सिद्ध नहीं होता है यही लिखना है। लेकिन आरोप मान लो दो या दो से ज्यादा है तो प्रत्येक आरोप को अलग अलग हेडिंग के हिसाब से आपको हर आरोप के बारे में लिखना पड़ेगा। आरोप नंबर 1 ये सिद्ध होता है, प्रश्न नंबर इतने में गवाह ने ये बोला था और इसके अनुसार ये आरोप सिद्ध होता है। ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न से गवाह ने बोला था जो आपने कंसीडर किया वो आरोप को सिद्ध किया। तर्क देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि कैसे सिद्ध हुआ। ऐसा नहीं बोला किसी ने नहीं हो आपने बोल दिया नहीं आरोप मान लिया मुझे तो मंजूर है, ये नहीं चलता। अगर कोई आरोप से सहमति नहीं है, मान लो दो या दो से ज्यादा आरोप है, एक से सहमति है दूसरे से नहीं है, तो भाई आरोप नंबर 2 ये सिद्ध नहीं होता है। कारण बताना पड़ेगा। सरकारी गवाह ने प्रश्न नंबर इतने पे ये बताया है कि वो आरोप से सहमत नहीं है, या बचाव गवाह ने बताया है और इसका ये तर्क है जिससे मैं सहमत हूं और मैं मानता हूं कि आरोप नंबर 2 सिद्ध नहीं होता है। तो ये एक आरोप है जब तो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा आरोप अगर है तो सबका अलग अलग तर्क के साथ लिखना पड़ेगा कि आरोप सिद्ध होते या नहीं होते। और जो भी सिद्ध हो रहा है और नहीं सिद्ध हो रहा है तो गवाहों के किस प्रश्न के उत्तर में ये सिद्ध हुआ है वो भी लिखना चाहिए कि इस गवाह ने इस उत्तर में ये बताया था, इस गवाह ने इस प्रश्न के उत्तर में ये बताया था, इस अनुसार ये सिद्ध होता है या सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट जब सक्षम अधिकारी को मिलती है तो वो केवल फाइंडिंग पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता है कि क्या हुआ। तो वो फाइंडिंग में जिस प्रश्न नंबर लिखा है कि इस प्रश्न नंबर के उत्तर के हिसाब से ये सिद्ध होता है या नहीं होता है उसी को पढ़ेगा। और अगर पेज नंबर लिखते हैं तो और अच्छा है। देखें पेज नंबर ये कोष्टक में गवाह नंबर 1 ने प्रश्न नंबर इसमें कोष्टक में लिख दे देखे पेज नंबर, क्योंकि जब आप फाइंडिंग जमा करवाएंगे तो आपको पेज नंबर के साथ फाइंडिंग देनी है, तो पेज नंबर भी लिखे तो और ज्यादा अच्छा रहता है कि पेज नंबर के साथ आपको लिखना चाहिए। तो ये जो है जांच जब निष्कर्ष बनाते हैं तो इस चीजों पे आपको ध्यान देना है। जांच निष्कर्ष की कॉपी 3 प्रति बनाते हैं, 3 कॉपी बनती है। एक इंक्वायरी अफसर को खुद को रखनी है और 2 फाइल में डीआर की जाएगी उसके साथ अटैच करनी। विशेष बात यह है यहाँ कि उसकी कॉपी मतलब फाइंडिंग की कॉपी किसी और को नहीं देनी है, आरोपित कर्मचारी को नहीं देनी है, डिफेंस काउंसलर को नहीं देनी है, यहाँ तक कि किसी को पढ़ने भी नहीं देना है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है जो सक्षम अधिकारी के पास जाता है। तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने जांच निष्कर्ष में क्या निकाला है। आरोपित कर्मचारी और डिफेंस काउंसलर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आपने जांच निष्कर्ष में क्या निकाला है। इस बात का ध्यान रखें। मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है फाइंडिंग की कॉपी आरोपित कर्मचारी को सीधे दे देते हैं, ये नियम में नहीं है। और कोई भी चार्ज प्रूफ होता है या नॉट प्रूफ होता है, पार्शियल प्रूफ नहीं होता है। स्पष्ट लिखे
आरोप नंबर 1 सिद्ध होता है या सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखे कि आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है। ऐसा कोई आंशिक रूप से नहीं होता, पार्शियल प्रूफ नहीं होता है। मैंने बहुत सी फाइंडिंग में देखा है और उसमें लिखते हैं कि ये आरोप आंशिक रूप से सही पाया गया। आंशिक रूप से कोई नहीं होता, या तो आरोप सही होता है या आरोप गलत होता है, आंशिक रूप से नहीं होता है। तो ये जो लिखते हैं वो भी गलत बात है, इस चीज का भी ध्यान रखें। अब जांच अधिकारी को कौन कौन से बात नहीं करनी चाहिए, इस बात पे भी हम बात कर लेते हैं। फाइंडिंग में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स का या किसी कर्मचारी के बयान का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो जांच के दौरान नहीं आया हो। जांच के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन्हीं का फाइंडिंग में उल्लेख करेंगे कि जांच के दौरान ये फाइंडिंग, ये कागज है, इसके अनुसार आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता है, या ये नियम है। लेकिन आपने कोई और कागज का अगर उल्लेख कर दिया जो जांच के दौरान नहीं दिखाया गया तो फिर फाइंडिंग गलत हो जाएगी। या ऐसे ही कोई कर्मचारी के बयान का उल्लेख कर दिया तो जांच में नहीं आया तो भी फाइंडिंग गलत हो जाएगी। आरोपित कर्मचारी के ऊपर जो आरोप है उनके संबंध में या विटनेस है उनके संबंध में आपको कोई अपना निजी बयान नहीं देना है कि मेरा अपना ये बयान है, मेरा ये अपना मानना है। आपका मानना नहीं मानना अपना नहीं होता, जो है तथ्य उसी के हिसाब से आपको बताना है। पूर्व अनुमान या कोई कल्पना के आधार पर नहीं लिखना है कि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसे कोई पूर्व अनुमान या कोई कल्पना लगा के कोई भी चीज नहीं लिखनी है, या ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखना है जिससे पढ़ने वाले को ये लगता हो कि इसमें से द्वेष भावना आ रही है। द्वेष भावना संबंधी कोई भी बात नहीं लिखी। जांच निष्कर्ष में दंड कितना देना चाहिए, दंड के संबंध में कोई सुझाव नहीं लिखे कि इसको दंड ज्यादा दे देना चाहिए, कम दे देना चाहिए, इसको ध्यान में रख के दंड पे विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं। जब इंक्वायरी कर रहे हैं उस बात का एक ध्यान रखें, एक्स पार्टी इंक्वायरी में तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है, लेकिन जांच अधिकारी को नॉर्मल इंक्वायरी में जो सरकारी गवाह होते हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जांच जो आरोप पत्र में आरोप लगे हैं उन्हीं की जांच होगी, कोई नया आरोप की जांच नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग आरोप पत्र के अलावा नई जांच करने लग जाते हैं, वो नियम अनुसार सही नहीं, उसका फिर प्रोसीजर अलग है, इस प्रोसीजर में नहीं। कभी कभी होता है कि पर्टिकुलर आदमी कोई पीरियड में एब्सेंट हुआ और उसके बारे में बात करते हैं और फिर बोले तुम 6 महीने पहले भी एब्सेंट हुए थे, उससे झगड़ा भी किया था, आपका व्यवहार तो ऐसा है, आप नौकरी से छोड़ के भाग जाते हैं। हो सकता है वो बात, सब बातें सही है, लेकिन आरोप पत्र में अगर उसका लेख नहीं है तो उसकी जांच आप कर नहीं सकते। और किस बात का ध्यान रखना है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में अगर आरोपित कर्मचारी ने ये मान लिया कि मैं आरोप से सहमत हूं तो इंक्वायरी को यहाँ बंद नहीं कर देना है, उसको बोलना है भैया तू लिख के दे दे कि आरोप से सहमत है, तो 10 दिन के अंदर उससे लिखा के ले ले, तुरंत लिख के दे दे या 10 दिन के अंदर दे दे, लेकिन उससे लिखा के लेना है। उसने बोला मान जाए वो ठीक नहीं है। आपने बिना उचित कारण के किसी को भी मांगे गए कागज डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या कोई डिफेंस विटनेस मांगते हैं तो मना नहीं करना है। तो मतलब अगर मना किया है तो आप उसका उल्लेख करेंगे जो SF 6 पे होना जरूरी है। अगर कर्मचारी सस्पेंड है और उसको सब्सटेंट अलाउंस उसको नहीं मिल रहा है तो वो इंक्वायरी नहीं देगा नियम से, तो फिर उसके खिलाफ एक्स पार्टी आप इंक्वायरी कर नहीं सकते। तो पहले उसको सब्सटेंट अलाउंस दिया जाए, उसके बाद इंक्वायरी करें, फिर एक्स पार्टी डिसीजन हो। मैं ऐसे एक्स पार्टी डिसीजन कर नहीं सकते। तो ये फाइंडिंग में ध्यान रखना चाहिए।
कि फाइंडिंग बनाते समय इन चीजों से बचें और इन चीजों का यूज करके आप फाइंडिंग बनाएं। फाइंडिंग पूरी जब हो जाती है, 3 कॉपी बना देती है, तो फाइल आपको जहां से लिया वहां सबमिट करना है। जहां से लिया है मतलब डीआर सेल के थ्रू लिया होगा या अपने ऑफिस से लिया होगा। तो मैंने आपको जो फाइल लेते हैं, शुरू में जांच अधिकारी नॉमिनेट हो जब बताया था कि आपसे वो संबंधित ऑफिस, डीआर का ऑफिस वाला जो बाबू है, वो साइन करवाता है 1 नंबर से 50 नंबर के कागज, पेज नंबर इसको हम दे रहे हैं। तो 51 से आप शुरू करोगे, आपको हर कागज पे पेज नंबर डालना है, जो मतलब जहां से फाइल लिया आप उसके बाद से शुरू होगा। मान लो 50 लिए तो 51, 52, 53, 54। और फिर आप जब कागज पूरे लिख के पेज नंबर डाल के फाइल में लगा देते हैं, तो जमा करवाते हैं तो मेमो लिखें, जांच कंप्लीट हो गई है, जांच निष्कर्ष के साथ फाइल वापस दी जा रही है। कृपया पेज नंबर 1 से, मतलब 1 से तो आपने लिया ही था, लेकिन फिर 1 नंबर से और जिस पेज पे आप लास्ट में छोड़ रहे हैं जांच निष्कर्ष पे, इतने तक के पेज की फाइल प्राप्त करें। तो फिर वो पेज नंबर फिर गिनेगा और सब पे देखेगा साइन है या नहीं है, सबके साथ आपको कंप्लीट देखेगा। आपके साइन नहीं होंगे तो वो नहीं लेगा, साइन करवाएगा, गवाह के साइन नहीं होगा तो आपसे बोलेगा वापस जाओ। तो ये सब आपका काम बढ़ा देगा। तो पेज नंबर लिख के दें, पेज नंबर आपने जहाँ से लिया उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी फाइल का लिखें कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक की फाइल रिसीव करें और उसका एक्नॉलेज ले लें। तो इस प्रकार से जांच या फाइंडिंग तैयार की जाती है। कोई बड़ा काम नहीं है, बस सिस्टमेटिक सारांश लिखना है। SF5, SF7 आपने क्या किया वो, कितने गवाह दिया वो, और लास्ट में जो है इस गवाह के बयान के प्रश्न नंबर इतने से ये आरोप सिद्ध होता है, इस गवाह के प्रश्न नंबर ये से आरोप सिद्ध नहीं होता है, पेज नंबर लिख दे तो और अच्छी बात है। तो साथियों, इस प्रकार से फाइंडिंग तैयार होती है। फाइंडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके आधार पर ही आरोपित कर्मचारी को दंड दिया जाता है। तो इसको सोच समझ के बनाएं, लीक नहीं करें। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, लीक नहीं करें मतलब किसी को नहीं दें, कॉपी सक्षम अधिकारी को जाएगी। अब फाइंडिंग मिलने के बाद सक्षम अधिकारी क्या करेगा, कैसे करेगा, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सब लोगों का फ़ोन आता है, उसके लिए आपका लोगों का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा देखें, बार बार देखें। जो सुपरवाइजर्स है और जो इंक्वायरी अफसर रहते हैं वो तो ज़रूर देखें, और जो लोग ग्रुप सी के कर्मचारी, डी के कर्मचारी आजकल पढ़े लिखे हैं, वो भी सुने, समझे, क्योंकि हो सकता है बचाव में काम आता है। मेरे पास अभी एक केस आया था जिसको मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि SF11 था, उसमें SF5 का पनिशमेंट दिया। SF11 में स्टॉपेज ऑफ 5 इंक्रीमेंट विद फ्यूचर इफेक्ट। अब पता ही नहीं है किसी को, न तो लेने वाले को पता, न दंड देने वाले को पता। तो बोले साहब ये आया, इसकी अपील लिख दो ना। मैंने देखा यार, SF11 में 5 साल के इंक्रीमेंट विद फ्यूचर इफेक्ट बंद है। बताओ, न तो जो कर्मचारी ने SF11 लिया उसको पता, न जिस अधिकारी ने दंड दिया उसको पता कि होता क्या है। तो ये सब चीज़ों की ज्ञान रखें और लोगों को सलाह दें, और किसी का अगर भला हो सकता है तो इससे अच्छा और कोई वो नहीं है। फिर आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। नमस्कार, मैं SD मीणा।